आज हम लोग पढ़ते हैं गुप्तोत्तर काल, जिसे हम लोग पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। तो गुप्तों के पतन के बाद जो कई छोटे छोटे राजवंश थे वो क्या हुए कि स्वतंत्र होने लगे, और कई छोटे छोटे राज्य जो थे वो सामने आए स्वतंत्र होके। उनमें से जो महत्वपूर्ण थे वो थे मैत्रक वंश, मौखरी वंश, पुष्यभूति वंश, परवर्ती गुप्त और गौड़। इन सभी में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, वो कौन सा वंश था? पुष्यभूति वंश। इसने अपने साम्राज्य को सबसे ज़्यादा फैलाया, पुष्यभूति वंश ने। तो देखते हैं पुष्यभूति वंश के बारे में। तो इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक पुष्यभूति ही था। तो उसने अपने नाम पे ही इस वंश का नाम रखा, पुष्यभूति वंश। तो ये इस वंश का संस्थापक था। इसने क्या किया कि हरियाणा के पास जो एक जगह है थानेश्वर, उसको अपनी राजधानी बनाया। थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। अब कुछ दिनों तक पुष्यभूति ने शासन किया। उसके बाद पुष्यभूति की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसका बेटा जो था प्रभाकर वर्धन गद्दी पर बैठा। तो ये इसके बारे में देखते हैं। ये जो प्रभाकर वर्धन था, ये इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। मतलब ये पहला ऐसा शासक था जिसने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी और अपना काफ़ी प्रभाव भी छोड़ा था। इसने कुछ उपाधियां धारण की थी, जैसे परम भट्टारक और महाराजा धीराज। तो इसने ये दो उपाधियां भी धारण की थी। इसकी पत्नी का क्या नाम था? तो इसकी पत्नी का जो नाम था वो था यशोमती। अब यशोमती से इसको 3 संतानें हुई थी, जिसमें से 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। जो 2 पुत्र थे वो कौन कौन से थे? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम क्या था? राज्यश्री। अब प्रभाकर वर्धन के टाइम पे ही क्या हुआ था कि जो राज्यश्री थी उसकी शादी कन्नौज के मौखरी वंश के राजा गृहवर्मा के साथ कर दी गई थी। तो यहाँ तक का इतिहास हमने पुष्यभूति वंश का देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक तो ठीक चल रहा था। कुछ समय बाद क्या हुआ कि प्रभाकर वर्धन जो था उसकी मृत्यु हो गई, और जो उसका बड़ा बेटा था राज्यवर्धन, वो राजा बन गया। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था। तो जब राज्यवर्धन राजा था तो फिर हर्षवर्धन का उदय कैसे हुआ? हर्षवर्धन तो उसका छोटा भाई था। तो यही देखते हैं हम लोग कि हर्षवर्धन का उदय कैसे हुआ। इसी को मैंने टाइटल बनाया है। तो देखते हैं कि हर्षवर्धन का उदय कैसे हुआ। तो मालवा का एक शासक था देवगुप्त। उसने क्या किया कि जो राज्यश्री का पति था गृहवर्मा, उसकी हत्या कर दी और हत्या करके राज्यश्री को बंदी बना लिया। अब जब ये बात राज्यवर्धन को पता चली तो राज्यवर्धन ने क्या किया कि जाके देवगुप्त को मार डाला। अब यहाँ तक तो ठीक था, देवगुप्त को मार दिया। लेकिन देवगुप्त का एक मित्र था, गौड़ नरेश शशांक, गौड़ वंश का शासक था। तो गौड़ नरेश शशांक जो था वो देवगुप्त का मित्र था। तो अब इसने क्या किया शशांक ने कि अपने मित्र का बदला लेने के लिए, कि भाई मेरे मित्र की हत्या की है, तो अपने मित्र की मौत का बदला लेने के लिए उसने क्या किया कि धोखे से राज्यवर्धन को मार दिया। सॉरी, धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अब राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में मात्र 16 वर्ष का था हर्षवर्धन। मात्र 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन क्या हुआ? थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। तो इस तरह से हर्षवर्धन का उदय हुआ। यहाँ तक हम लोग ने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हर्षवर्धन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं, जैसे कि इसकी राजधानी। तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बनाया? कन्नौज को। इसने क्या किया कि गौड़ नरेश शशांक को हराया और हराकर कन्नौज पर कब्जा कर लिया था, और फिर कन्नौज को इसने अपनी राजधानी बना लिया। हर्षवर्धन की उपाधियों के बारे में देखा जाए तो कौन कौन सी उपाधियाँ थीं? शीलादित्य, परम भट्टारक और भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, ये इसकी उपाधियाँ थीं। अब एक युद्ध जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहता है, जो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। वो कौन सा युद्ध है?
हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 618 ईस्वी में। इसमें कहा जाता है कि हर्ष की हार हुई थी, हर्ष हार गया था। आगे बढ़ते हैं। अब हर्ष के दरबार में कुछ विद्वान रहते थे। एक चीनी यात्री आया था हर्ष के दरबार में, जिसका नाम था हुएनसांग। हुएनसांग के कई सारे उपनाम हैं, जैसे यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि। ये सारे उपनाम किसके हैं? हुएनसांग के। हुएनसांग की एक पुस्तक भी थी जिसका नाम क्या था? सीयू की। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में भी कुछ घटनाएं हुई थी जो हर्ष के द्वारा की गई थी, तो इसको मैंने पॉइंट बनाया है कि हर्ष ने कश्मीर में क्या किया था। तो कश्मीर के शासक से बुद्ध के दांतों के जो अवशेष थे वो हर्ष ने छीन लिए थे बलपूर्वक। आगे बढ़ते हैं। अब हर्षवर्धन जो था उपासक किसका था? तो होता क्या है कि अपने पूर्वजों की तरह हर्ष भी पहले शैव धर्म को मानता था और सूर्य का उपासक था, सूर्य की पूजा किया करता था। लेकिन जब ये हुएनसांग से मिला तो हुएनसांग से मुलाकात होने के बाद उसने क्या किया? हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो फाइनल देखा जाए तो फाइनली हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को मानता था। अब एक शब्द आता है महामोक्ष परिषद। इसके बारे में देखते हैं क्या है ये महामोक्ष परिषद। तो प्रत्येक 5 वर्ष में हर्ष जो था इस समारोह का आयोजन करवाया करता था। कहाँ पे करवाता था? प्रयाग में। तो हर 5 साल में प्रयाग जाके हर्षवर्धन क्या करता था? एक महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था। अब कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो हुएनसांग था वो किस क्रम की महामोक्ष परिषद में शामिल हुआ था? तो हुएनसांग 6वें समारोह में शामिल हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के दरबारी कवियों के बारे में देखते हैं। तो हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था वो कौन था? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने पुस्तकें कौन कौन सी लिखी थी? तो हर्षचरित्र और कादंबरी, ये दोनों किसकी पुस्तकें हैं? बाणभट्ट की। हर्ष ने भी कुछ पुस्तकें लिखी थी। ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। हर्ष के द्वारा लिखी गई पुस्तकें प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तो ये हर्ष ने लिखी थी, इस पर भी थोड़ा सा डाउट होता है। कभी कभी कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने क्या किया था? हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिखे थे। आगे बढ़ते हैं। हर्ष के अधीनस्थ शासकों को क्या कहा जाता था? जो हर्षवर्धन के अधीन होते थे शासक, उनको क्या कहते थे? महाराज और महासामंत। और हर्ष के मंत्रियों को क्या कहा जाता था? सचिव या अमात्य। आगे बढ़ते हैं। हर्ष के समय की हम लोग अब प्रशासनिक इकाइयों को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या था? प्रांत, जिसे हम लोग भुक्ति कहा करते थे उस समय, मतलब भुक्ति कहा जाता था, प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। और इसका जो प्रमुख होता था वो कौन होता था? उपरिक, राष्ट्रीय या राजस्थानीय। इन तीनों, ये जो तीनों प्रमुख थे वो भुक्ति या प्रांत के होते थे। उसके नीचे क्या था? जिला, जिसे विषय कहा जाता था। और इसका जो प्रमुख था वो कौन था? विषयपति। विषयपति के अंतर्गत कई सारे पाठक आते थे। पाठक मतलब तहसील, जैसे आज भी होता है, एक ज़िले के अंदर कई सारी तहसील होती हैं, तो उस समय भी विषय के अंदर में कई सारी तहसील होती थी, लेकिन उन तहसीलों को कहा क्या जाता था? पाठक। फिर उसके नीचे क्या होता था? ग्राम होता था, जिसका प्रमुख क्या कहलाता था? ग्राम छपटलिक। अब हर्ष के समय का पुलिस विभाग देखते हैं। हर्ष के समय का जो पुलिस विभाग था वो कैसा था? तो सेम बिल्कुल गुप्तकाल जैसा ही था। जो मुख्य अधिकारी होता था उसको क्या कहते थे? दंडपाशिक। और साधारण कर्मचारी को क्या कहते थे? चाट भाट। आगे बढ़ते हैं। तो अब है हर्ष की मंत्री परिषद। तो जो हर्ष की मंत्री परिषद थी उसमें जो अधिकारी थे उनको क्या क्या कहा जाता था? जैसे पहला है भंडी। भंडी को क्या कहा जाता था? तो ये जो होता था वो मुख्य सचिव होता था, प्रधान सचिव। अगला है सिंहनाद। सिंहनाद मतलब ये मुख्य सेनापति होता था। फिर है कुंतल। कुंतल कौन था? ये अश्वसेना का प्रमुख होता था।
फिर है स्कंदगुप्त। ये कौन था? ये गज सेना का प्रमुख होता था, जो हाथी सेना होती थी उनका प्रमुख था। अब है हर्ष के समय में कुछ मतलब अधिकारियों के लिए शब्दों का प्रयोग होता था, जैसे अश्व सेना के अधिकारी को क्या कहा जाता था? बृहदेश्वर। फिर पैदल सेना के अधिकारी को क्या कहा जाता था? बालाधिकृत या महाबालाधिकृत। सिंचाई के लिए जो यंत्र प्रयोग में लिए जाते थे उन्हें क्या कहते थे? तुला यंत्र या फिर जल पंप। आगे बढ़ते हैं। हर्ष के समय मथुरा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? सूती वस्त्र के लिए। राजतरंगिणी के लेखक तो कल्हड़ है, कल्हड़ की राजतरंगिणी है। अगला पॉइंट है, महायान की उत्कृष्टता को सिद्ध करने के लिए किस शासक ने कन्नौज में एक विशाल धर्म सभा का आयोजन किया था, या एक विशाल धर्म सभा बुलाई थी? तो वो था कौन? हर्षवर्धन। अब इस विशाल धर्म सभा का अध्यक्ष कौन था? हुएनसांग। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट है, हुएनसांग चीन के किस शासक के समकालीन था? तो वहाँ का एक तांग वंशी शासक था, ताइसुंग, उसके समकालीन था। हुएनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय का आचार्य कौन था? तो आचार्य थे शीलभद्र। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, बाणभट्ट ने थानेश्वर को किस नाम से पुकारा है? बाणभट्ट ने थानेश्वर को चिंतामणि भूमि और लाल भूमि कह के पुकारा है। अब त्रिकोणी संघर्ष के बारे में तो हम सुनते ही हैं प्राचीन भारत में, तो कभी कभी पूछा जाता है कि त्रिकोणी संघर्ष किन के बीच में हुआ था, होता ही क्यों है? तो अब जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो अब कन्नौज पे तो सब लोग कब्जा करना चाहते थे, तो हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज पर कब्जा करने के लिए 3 वंश सामने आ गए। उनमें से एक था पाल वंश, फिर दूसरा गुर्जर प्रतिहार वंश और तीसरा राष्ट्रकूट वंश। इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, पीआरजी। त्रिकोणी संघर्ष में पीआरजी याद रखिए, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और जी से आर से राष्ट्रकूट वंश और जी से गुर्जर प्रतिहार। अब ये तीनों आपस में भिड़ गए और इन्हीं तीनों से के युद्ध को हम लोग त्रिकोणी संघर्ष कहते हैं। अंततः जो है वो गुर्जर प्रतिहारों की जीत हुई थी। तो ये भी पूछा जाता है कि त्रिकोणी संघर्ष में किस वंश की विजय हुई? तो गुर्जर प्रतिहारों की। नेक्स्ट पॉइंट है, चीनी लेखक भारत को किस नाम से पुकारते थे? इंतु तियांतु। आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 मठों के बारे में देख लेते हैं। तो शंकराचार्य ने क्या किया था? भारत में 4 मठ स्थापित किए थे जो चारों दिशाओं में थे। तो पहला देख लेते हैं पूरब की तरफ, तो पुरी। पुरी कहाँ पे है? ओडिशा में। फिर पश्चिम में आ जाइए, द्वारका। द्वारका कहाँ पे है? गुजरात में। फिर उत्तर में चलते हैं, जोशी मठ, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। फिर दक्षिण में आते हैं, श्रृंगेरी मठ, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। 4 धाम के बारे में तो हम सब लोगों ने सुना है, तो उन 4 धाम के अंतर्गत कौन कौन से धाम आते हैं वो देख लेते हैं। तो बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वर, ये चारों स्थानों से मिलकर 4 धाम बनता है। फिर एक शब्द आता है छोटा 4 धाम। छोटा 4 धाम में कौन कौन सी जगह शामिल की गई हैं? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वाकाटक वंश का एकमात्र शासक जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी वो कौन था? प्रवरसेन प्रथम। और इसके बारे में एक खास बात ये भी है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे प्रवरसेन प्रथम ने। नेक्स्ट है, सेतुबंध नामक जो ग्रंथ है वो किससे संबंधित है?
तो प्रवरसेन द्वितीय से। नेक्स्ट पॉइंट, सांख्य दर्शन किस सिद्धांत को मानता है? जो सांख्य दर्शन है वो किस सिद्धांत को मानता है? तो ये पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है। आगे बढ़ते हैं। जो नव्य न्याय संप्रदाय का उदय था वो किसके द्वारा हुआ है? तो वो कौन थे? तत्व चिंतामणि। तो तत्व चिंतामणि क्या है? एक पुस्तक है जिस पुस्तक में क्या हुआ है कि नव्य न्याय संप्रदाय के उदय के बारे में बताया गया है। अब इस तत्व चिंतामणि पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गंगेश उपाध्याय। नेक्स्ट है, चार्वाक दर्शन किस विचारधारा का पोषक है? तो चार्वाक दर्शन तो सब लोग जानते हैं भाई, जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा को मानता है। इसमें चार्वाक महोदय कहते हैं, उनका मानना था कि जब तक जिंदा हो सुख से रहो, और उधार लेना पड़ जाए तब भी उधार लेके भी घी पियो, क्योंकि पुनर्जन्म जैसी कोई भी परिकल्पना है नहीं पृथ्वी पर। तो इसका मतलब यह है कि चार्वाक दर्शन जो था पुनर्जन्म को नहीं मानता था। आगे बढ़ते हैं। जो कर्म का सिद्धांत है वो किस दर्शन से संबंधित है? तो किस दर्शन से संबंधित है? मीमांसा दर्शन से। तो आइए देख लेते हैं मीमांसा दर्शन के बारे में। तो मीमांसा दर्शन जो है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा को और किस नाम से जाना जाता है? कर्म या धर्म मीमांसा। और उत्तर मीमांसा, अब दोनों में ये देखते हैं कि इनके सिद्धांत क्या है। तो जो पूर्व मीमांसा है वो वेदों के जो कर्म कांड वाला भाग है उस पर विचार किया गया है पूर्व मीमांसा में, और जो उत्तर मीमांसा है तो उसमें जो वेदों का ज्ञान कांड वाला भाग है उस पर विचार किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच की जो श्रृंखला है वो किसे माना जाता है? वो है कुमारी भट्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, वेदों का शाश्वत सत्य किसे माना जाता है? मीमांसा दर्शन को। न्याय और वैशेषिक के भाग क्या है? एक न्याय दर्शन है, एक वैशेषिक दर्शन है। तो इन दोनों के भाग के रूप में किसे देखा जाता है? मीमांसा और वेदांत को। अगला है, वे कौन से दर्शन है जो भारतीय षड दर्शन के भाग हैं? तो सांख्य दर्शन और योग दर्शन। अब एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो आस्तिक दर्शन है, आस्तिक दर्शन में कौन कौन शामिल है, मतलब वो कौन कौन से दर्शन हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं। वो कौन कौन से हैं? योग, न्याय, सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। अगला है, वेदांत दर्शन के मुख्य 3 आधार कौन से हैं? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। अब इनकी तीनों की जो खासियत है, इन तीनों को सम्मिलित रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। ये आया हुआ प्रश्न है कि प्रस्थान त्रयी में क्या शामिल नहीं होता, तो शामिल क्या है ये जान लीजिए, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। नेक्स्ट पॉइंट है, पुराणों के अनुसार जो क्षत्रिय वर्ण था यह है, उसके 3 मूल वंश हैं। पहला चंद्रवंशी या सोमवंशी, फिर सूर्यवंशी और अग्निवंशी। तो चंद्रवंशी या सोमवंशी के बारे में देखते हैं। तो त्रेता युग में ये लोग प्रयाग में रहा करते थे, लेकिन जब द्वापर युग शुरू हुआ तब ये लोग कहाँ जाके बस गए थे? प्रतिष्ठानपुर में। अग्निवंशी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो जो गुर्जर प्रतिहार थे वो अग्निवंशी क्षत्रिय थे। गुर्जर प्रश्न जो पूछा जाता है, गुर्जर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे होता है? तो जो पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख है उसमें गुर्जर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जो गुर्जर प्रतिहार वंश था उसका संस्थापक कौन था? तो उसका संस्थापक था नागभट्ट प्रथम।
इसके बारे में पता चलता है कहाँ से? ग्वालियर अभिलेख से। तो ग्वालियर अभिलेख से ये पता चलता है कि इसने एक मिलिच्छ शासक था, उसकी विशाल सेना को नष्ट कर दिया था। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो इस वंश का जो संस्थापक था वो था दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ बनाई थी? वो बनाई थी मान्य खेट में। ठीक। दंती दुर्ग के बारे में एक खास बात यह भी है कि इसने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ नामक एक यज्ञ करवाया था। हिरण्यगर्भ को महादान नामक यज्ञ भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट वंश के किस राजा का जन्म एक छावनी में हुआ था? तो ये कौन था? अमोघवर्ष प्रथम। तो कैसे हुआ था? तो इसके जो पिता थे गोविंद तृतीय, वो गए थे उत्तर भारत के अभियान में। तो वहाँ से जीत के वो वापस आ रहे थे, तो रास्ते में ही अमोघवर्ष का जन्म हो गया था। नेक्स्ट, मौखरी वंश के शासक किसके सामंत थे? तो जो मौखरी वंश के शासक थे वो किसके सामंत थे? गुप्तों के। और इनकी राजधानी क्या थी? कन्नौज। आगे बढ़ते हैं। गुप्तों की जो शासन अवधि है वो कब तक मानी जाती है? 319 से 500 ईस्वी तक। प्रयाग प्रशस्ति में कौशल का राजा किसे बताया गया है? तो ये बताया गया है किसे? महेंद्र को। पृथिव्या प्रथम वीर, ये किसकी उपाधि है? पृथिव्या प्रथम वीर समुद्रगुप्त की उपाधि है। देवी चंद्रगुप्तम के जो लेखक हैं वो कौन थे? तो विशाखदत्त थे। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस भी है और देवी चंद्रगुप्तम भी है। तो ये जो देवी चंद्रगुप्तम है उसमें गुप्त वंश के किस राजा की जानकारी मिलती है? रामगुप्त के बारे में। और कहीं रामगुप्त की कोई जानकारी है नहीं। तो विशाखदत्त की जो देवी चंद्रगुप्तम है उसमें जानकारी मिलती है ये। अब देख लेते हैं समुद्रगुप्त के समकालीन दक्षिण भारत के कुछ राजा। जैसे कुस्तलपुर का राजा कौन था? धनंजय। अवमुक्त का राजा नीलराज। पालक्का का उग्रसेन। और कांची का विष्णुगोपा। नेक्स्ट पॉइंट है, चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है, गुप्त काल में उत्तर भारत में व्यापार के लिए जो प्रमुख बंदरगाह था वो कौन था? ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट पॉइंट, विशिष्ट शल्य औजारों का जो उपयोग है वो कब से शुरू हुआ? शल्य औजार मतलब जो ऑपरेशन करने वाले हथियार होते हैं, ऑपरेशन होता है ना, तो वो वाले जो औजार हैं उनका प्रयोग कब से शुरू हुआ? प्रथम शताब्दी से। चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत कब आया? 7वीं शताब्दी में। फाहियान के द्वारा जो उल्लेखित अस्पताल है वो कहाँ पे था? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्त काल के संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? तो कौन सी भाषा बोलते थे? प्राकृत भाषा। आगे बढ़ते हैं। परम क्रमांक की जो उपाधि थी वो गुप्त काल में किस शासक ने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। नगरों का क्रमिक पतन किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। अप्रहत भूमि किसे कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जो जंगली भूमि होती थी उसको अप्रहत भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, हूण शासक मिहिर कुल को किसने पराजित किया था? तो 2 लोगों ने पराजित किया था। एक गुप्त शासक था नरसिंह गुप्त बालादित्य और एक मालव नरेश था यशोधर्मन। तो इन दोनों ने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, चीनी यात्री
जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था, वो कौन था? सुंगयुन। कब किया था इसने? 515 से लेके 520 ईस्वी के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुप्त काल में जो बालात श्रम था, मतलब जो बलपूर्वक लोगों से काम ले लेते थे लोग, उसके प्रति क्या दृष्टिकोण था, देखते हैं। तो इसे ना आय का एक स्रोत समझा जाता था और जनता के द्वारा दिया जाने वाला एक कर माना जाता था। मतलब बालात श्रम कोई बुरी बात नहीं थी गुप्त काल में। आगे बढ़ते हैं। योग के कुल कितने अंग होते हैं? तो योग के कुल 8 अंग होते हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 5 हो गए। फिर 3 बचे, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है? वो कौन था? चारवाक दर्शन। इसे और किस नाम से जाना जाता है? लोकायत दर्शन के नाम से जाना जाता है। इसका जो सर्वोच्च मूल था वो क्या था? काम। अपूर्व का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? मीमांसा दर्शन से। अद्वैतवाद के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो अद्वैतवाद के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है? ज्ञान के द्वारा। और विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है? तो भक्ति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। द्वैतवाद के संपादक कौन थे? माधवाचार्य। अद्वैतवाद के संपादक शंकराचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुज। बादामी शिलालेख किस शासक से संबंधित है? तो किसका है ये बादामी शिलालेख? पुलकेशिन प्रथम का। नेक्स्ट पॉइंट है, हुएन सांग के द्वारा भारत की सामान्य दशाओं का वर्णन किया गया है। तो हुएन सांग क्या कहता है? वो कहता है कि सड़क और नदी, जो दोनों मार्ग थे, सड़क और नदी मार्ग, दोनों मार्गों में खूब बढ़िया से लूटमार होती थी उस समय। और उस समय मतलब इतनी कठोर परीक्षाएं होती थी। अगर आपको निर्दोष साबित होना है तो निर्दोष साबित होने के लिए आपको अग्नि, जल और विष की परीक्षा देनी पड़ती थी। व्यापारियों को नौ घाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट है, चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी, तो वो कौन था? हुएन सांग। नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा बन गया? तो वो बन गया कौन? कन्नौज। जबकि गुप्त काल में कौन सा था? उज्जैन। तो गुप्त काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? उज्जैन। लेकिन जब गुप्तोत्तर काल आया तो जो उस समय प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन बन गया? कन्नौज। और इसी के साथ हमारा गुप्त काल समाप्त होता है।